हेलो गाइज व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज है हमारा न्यूमेरिकल सीरीज का वीडियो लेक्चर नंबर 02। गाइज आज इस लेक्चर में हम फिर से यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं और इसका ट्रिक्स क्या होगा इसका, और इसमें किस तरह से हम फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है कि टेम्परेचर कैन भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गाइज कि टेम्परेचर कैन बी expressed as a derived quantity in term of any of the following। और ये क्वेश्चन गाइज MP PMT 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है मास लेंथ एंड मास, ऑप्शन बी में है मास एंड टाइम, ऑप्शन सी में है लेंथ मास एंड टाइम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। गाइज आपको पता होगा कि जब हम क्लास 11th में जब यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पढ़ाते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स या 7 फंडामेंटल PQ भी बोल सकते हैं। PQ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि 7 फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और उन जैसे 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है, तो एक है मास, एक है लेंथ, टाइम और क्या है तो टेम्परेचर। जी हाँ, टेम्परेचर TEMP शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी LI शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और है बच्चों तो और है मोल यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7। मास जिसकी यूनिट होती है केजी, लेंथ जिसकी यूनिट होती है मीटर, टेम्परेचर जिसकी यूनिट होती है केल्विन, सॉरी टाइम है ना, हाँ थर्ड नंबर पे टाइम है, टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकेंड और टेम्परेचर जिसकी यूनिट होती है केल्विन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है कैंडेला CD जिसको हम डिनोट करते हैं, और करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर जिसको A से लिखा जाता है बड़ा वाला A, और मोल को हम बच्चों मोल ही लिखते हैं। तो बच्चों इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक हमारा टेम्परेचर भी आ रहा है। तो कहने का मतलब कि टेम्परेचर जो है वो खुद फंडामेंटल यूनिट्स है। टेम्परेचर इज फंडामेंटल यूनिट्स। तो जब बच्चों टेम्परेचर जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है तो टेम्परेचर को हम डिराइव्ड यूनिट में हम चेंज नहीं कर सकते। तो देयरफॉर द आंसर विल बी नन ऑफ दीज। अब कई बच्चे जो होते हैं इसके ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों टेम्परेचर को डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में हम उसको एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो खुद ही एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, किसी और क्वांटिटी के साथ में ये डिराइव्ड में किसी और क्वांटिटी के साथ में आ सकता है, लेकिन उसके साथ भी ये फंडामेंटल की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा कि C इक्वल टू, जैसे आपने पढ़ा होगा हीट में कि Q इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, तो यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा T। तो यहाँ पर जो डेल्टा T है तो यहाँ पर T यानी कि ये जो T है ये भी फंडामेंटल यूनिट का काम कर रहा है। किसके लिए, तो इस C के लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए यहाँ पर जो डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, तो वो भी टेम्परेचर जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट्स एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि टेम्परेचर इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी नॉट अ यूनिट बिकॉज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नॉट अ डिराइव्ड। ओके बच्चों, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। इसका ऑप्शन है बच्चों, इस क्वेश्चन पूछा गया है CPMT 1985 में और AFMC 1995 में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी है बट AFMC में पूछ दिया गया है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को उठा लिया है। बच्चों एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, तो वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि जो यूनिट वर्क की होती है
वही यूनिट क्या होती है, एनर्जी की होती है। और जूल, और पता होगा कि वर्क का क्या होता है, तो वर्क होता है एफ डॉट एस होता है बच्चों। और एफ, तो एफ क्या होता है, तो एफ होता है केजी। एफ को अगर न्यूटन लिखे तो न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, सॉरी एस है तो एस होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है बच्चों मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका हो जाएगा बच्चों, एनर्जी का। इसके बाद यहाँ पर है मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है, तो एम इंटू वी होता है। तो एम यानी कि केजी, केजी मीटर अपॉन सेकेंड, केजी मीटर अपॉन सेकेंड यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स का होता है बच्चों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, तो फोर्स इक्वल टू हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए मैंने लिख दिया केजी, एक्सेलरेशन के लिए लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब बच गया एक प्रेशर। तो बच्चों मैंने प्रेशर को पहले ही बता चुका कि प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, और प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया बच्चों, तो परपेंडिकुलर फोर्स, तो फोर्स के लिए हम क्या लिख देंगे बच्चों, तो फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन। तो मैंने फोर्स के लिए लिख दिया न्यूटन। और एरिया के लिए क्या होता है बच्चों, तो एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर, एरिया के लिए होता है बच्चों मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो किसकी यूनिट है, तो वो यूनिट है प्रेशर की। ऑप्शन डी यानी कि प्रेशर जो होगा वो होगा करेक्ट। ठीक है बच्चों। नाउ द थर्ड क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है। तो बच्चों यहाँ पर यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट पूछ रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस को बच्चों हम एल से डिनोट करते हैं। इसका ऑप्शन ए में है न्यूटन सेकेंड अपॉन कुलाम इंटू एम्पियर, जूल पर कुलाम इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट इंटू मीटर अपॉन कुलाम, और ऑप्शन डी में है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस की अगर बात करें, अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि E इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों। जहाँ पर E क्या है बच्चों, तो E जो होता है बच्चों वो होता है EMF, EMF। और EMF की यूनिट क्या होती है, तो वो तो आपको यूनिट पता हो कि EMF की यूनिट जो होती है बच्चों वो होती है वोल्ट। EMF की यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। ठीक है। L क्या है, तो यही L जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। DI क्या है, तो DI है बच्चों करंट, DI है करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। और dt क्या है, तो dt है टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकेंड। बच्चों अगर हम यहाँ से L इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि L इक्वल टू E इंटू डी टी अपॉन डी आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कि L इक्वल टू ई डी टी अपॉन डी आई। अब बच्चों इसमें देखें आप कि E क्या है, तो E है EMF। किसी भी बैटरी का EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे EMF के बारे में। ठीक है, मैं उसमें बताऊंगा EMF, जो हमारा जो एकेडमिक का सेशन जो चल रहा है जिसमें वेक्टर पढ़े, तो जब हम क्लास 12th की जब बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे EMF। तो EMF का यूनिट होता है बच्चों वोल्ट। और वोल्ट क्या होता है, थोड़ी सी मैं वोल्ट के ऊपर इधर साइड में बात करता हूँ। बच्चों वोल्ट क्या होता है, सबसे पहली बात तो EMF के लिए या वोल्ट के लिए आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल में। पोटेंशियल जब आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या हम यहाँ से E का यूनिट ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क की जगह मैंने लिख दिया जूल, ठीक है। और Q क्या है बच्चों, चार्ज है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है। तो क्या हम इस E की जगह जूल पर कूलम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों कि इस E की जगह मैंने लिख दिया
जूल पर कूलाम्ब, जूल पर कूलाम्ब, कूलाम्ब इंटू क्या है बच्चों, dt, और dt के लिए हम क्या लिखते हैं, सेकेंड, तो इंटू सेकेंड अपॉन di, और di क्या होता है बच्चों, तो di होता है एम्पियर, एम्पियर यानी कि करंट, di क्या है, करंट है, तो करंट के लिए मैंने क्या लिख दिया, एम्पियर। अब यहाँ से देखें बन गया जूल अपॉन कूलम्ब इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, है ना बच्चों, जूल पर सेकेंड इंटू सॉरी जूल पर कूलम्ब इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो बच्चों जब मैंने ऑप्शन चेक किया तो हमें मालूम पड़ा कि ये जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस घुमाकर पूछा हुआ है। जब ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, अगर आपको फॉर्मूला देखिए, फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स की अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने ईएमएफ के लिए क्या किया, तो हमें पता है कि ईएमएफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वर्क डन तो W अपॉन Q मैंने कर दिया, तो मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E। हमें पता है कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, तो यहाँ से आ गया E इक्वल टू जूल पर कूलम्ब। अब मैंने इस E के जगह लिख दिया जूल पर कूलम्ब। dt क्या है बच्चों, तो समय है, टाइम है, टाइम की जगह मैंने लिख दिया सेकेंड, नीचे में क्या है di है, di की जगह मैंने लिख दिया एम्पियर, और यहाँ से हमारा ए आ गया यूनिट किसका, तो सेल्फ इंडक्टेंस का। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम। सबसे पहले कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बच्चों हम इस तरह से ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बच्चों हम ईटा से डिनोट करते हैं। और पता होना चाहिए आपको कि फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों ईटा ए इंटू और क्या होता है, तो और होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि dv अपॉन dx। अब हमें और F क्या है बच्चों, तो F है विस्कोसियस फोर्स। नाउ इस क्वेश्चन में हमसे इस ईटा का पूछ रहा है कि ईटा का यूनिट्स क्या होगा एसआई सिस्टम में। तो क्या हम अगर हम यहाँ से ईटा इक्वल टू लिखे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि F dx अपॉन a dv, लिख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि F का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो F यानी कि फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट तो हमें पता है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर F के बारे में लिखेगी, क्योंकि F इक्वल टू होता है बच्चों m इंटू ए यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का हो गया kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नाउ तो F की जगह मैंने बच्चों लिख दिया कि kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू साथ में क्या है बच्चों dx है, और dx क्या है, तो लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, तो अपॉन ऊपर में लिख दिया मीटर इंटू मीटर, और नीचे में क्या है एरिया और dv है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और क्या है तो dv है, तो dv यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों मीटर, और जब नीचे में जब सेकेंड आएगा तो ये सेकेंड फिर चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर में हो जाएगा सेकेंड, है ना बच्चों, नीचे से हटा के मैं ऊपर में डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो अब इस एक सेकेंड से इसका स्क्वायर मर जाएगा, और ये मीटर से मीटर ऊपर में मीटर स्क्वायर नीचे में मीटर स्क्वायर, तो एक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एक खत्म हो जाएगा, और बाकी एक नीचे में मीटर बच जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा कि kg पर मीटर सेकेंड, kg पर मीटर सेकेंड। अब आप इसमें ऑप्शन चेक कर ले, तो ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी, kg पर मीटर सेकेंड, kg पर मीटर सेकेंड यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।
तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। अगर आपको फॉर्मूला याद हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आप उसके न्यूमेरिकल को, उसकी यूनिट को, उसके डायमेंशन को बहुत ही आसान तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि इफ x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, इफ x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस, x क्या है बच्चों? तो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर, और x जो है वो डिस्टेंस है जिसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर है। किलोमीटर में x का यूनिट दिया है, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट किस चीज में दी है? किलोमीटर में। वाइल द टाइम इज, वाइल द t इज टाइम, वाइल द t इज टाइम, t क्या है? टाइम है। और टाइम किस चीज में? तो टाइम इज इन, टाइम इन सेकेंड्स, टाइम किस चीज में है बच्चों? तो सेकंड में है। देन द यूनिट ऑफ b, तो b का यूनिट क्या होगा? इसका b का यूनिट क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है बेस्ड है, तो शायद आप समझ चुके होंगे कि इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो किसके ऊपर बेस्ड है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बात कर रखा था, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर जो शूट किया था उसमें भी हमने इसके बारे में बात किया था। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन है, तो कि इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन है कि x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, जहाँ पर x क्या है? तो डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर। t क्या है? टाइम है, इसकी यूनिट क्या है? तो सेकेंड है। क्लियर बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इन अ गिवन इक्वेशन, in a given equation the dimension of each term will be equal। किसी भी दिए गए समीकरण में प्रत्येक टर्म, प्रत्येक पद की बीमा क्या होगी? समान होगी। इन अ गिवन इक्वेशन ईच टर्म ऑफ, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी इक्वल। बच्चों यहाँ पर x क्या है? किलोमीटर में है, और x क्या है? डिस्टेंस है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि d फॉर डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू, किसकी डायमेंशन पूछ रही थी? तो b की डायमेंशन पूछ रही है, तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt का स्क्वायर, d ऑफ bt स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ x क्या है बच्चों? तो लेंथ यानी कि l इक्वल टू b का डायमेंशन हमें निकालना है, और t क्या है? टाइम, तो t का स्क्वायर। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? l अपॉन टी स्क्वायर। अब l क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या दे रखा है? किलोमीटर, तो मैंने लिख दिया किलोमीटर। अब इसकी यूनिट जब मैं लिख रहा हूँ, तो यूनिट लिख रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि मैं इसका यूनिट लिख रहा हूँ। ये हमें डायमेंशन आ गया कि एल अपॉन टी स्क्वायर क्या है? डायमेंशन है किसका? बी का। अब इसका यूनिट लिख रहे हैं, और यूनिट लिख रहे हैं तो एल का यूनिट क्या मैंने लिखा? किलोमीटर। क्यों किलोमीटर लिखा? मैं तो मीटर भी लिख सकता था, सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, क्यों? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल इज इन किलोमीटर, तो इसलिए मैंने एल का यूनिट क्या लिखा? तो किलोमीटर लिखा। और टाइम का यूनिट दिया हुआ है सेकंड, तो हो जाएगा बच्चों सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कि किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका ऑप्शन चेक कीजिए, तो ऑप्शन इसका चेक करेंगे तो इसका ऑप्शन सी जो है बच्चों वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखा आपने कि कितने आसान तरीके से इक्वेशन सोल्व हो गया, कितने आसान तरीके से इक्वेशन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 6 है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, BHU 2000 यानी कि BHU 2000 में BHU में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उठा लिया। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जो BHU में पूछा गया है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया है। तो बच्चों इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट, निम्नलिखित में से डिराइव्ड यूनिट कौन है। तो बच्चों डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहला में लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए में यूनिट ऑफ मास, ऑप्शन बी है यूनिट ऑफ लेंथ, ऑप्शन सी है यूनिट ऑफ टाइम, ऑप्शन डी है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा होगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन जब मैं सोल्व कर रहा था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से सबसे पहले तो ये 3 को मैंने बताया था कि मास, लेंथ और टाइम क्या है?
फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल में से ये 3 भी आते हैं। इसमें से बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि हम वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। जैसे किसी भी, जैसे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, अगर बाय द वे एक आपको क्यूब दे दिया जाए, क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उस क्यूब की एरिया को उसके लेंथ से यानी कि हाइट से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बच्चों वॉल्यूम के लिए मैंने क्या लिखते हैं हम लोग फार्मूला की एरिया इंटू लेंथ, और अगर इस क्यूब की एरिया क्या है, एल स्क्वायर है, और लेंथ भी कितना है, एल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी क्यूब, इसकी वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी बच्चों एल क्यू। यानी कि वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम जो है वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर दिया है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट वैल्यू इज फाउंड टू बी इन यू, वैल्यू इज फाउंड टू इन यू, वेयर n इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इक्वल टू यूनिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। रिक्वेशंस आर PET 2003 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, और ऑप्शन सी है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट u, और ऑप्शन डी है बच्चों, ये है ऑप्शन डी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, सबसे पहले बात की थ्योरी में बता दूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एन यू के रूप में डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एन यू के फॉर्म में लिखते हैं। एन यू क्या है, तो एन है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू है यूनिट। जैसे मान लो कि अगर आपको लिख दिया जाए 3 और एक तरफ लिख दिया जाए 3 kg, तो इससे आप क्या समझेंगे, 3 का मतलब क्या हो गया। तो बच्चों 3 क्या है, तो 3 एक डिजिट है, तो है। इसे 3 का मतलब ये हमें क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस यूनिट की बात कर रही है, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रही है, इस 3 का मतलब क्या कहना चाहता है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 3 kg, तो हमें मालूम पड़ गया कि अच्छा 3 kg यानी कि कोई वस्तु होगा या कोई भी थिंग्स होगा जिसकी मास कितना होगा, तो 3 kg है, 3 kg है। तो जैसे ही मैंने kg देखा मुझे मालूम पड़ गया कि अच्छा kg है, तो यानी कि मास की बात हो रही है। तो यहाँ पर kg क्या है बच्चों, यूनिट है, किसकी यूनिट है, मास की। और n क्या है, तो 3 क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो देखिए मास को हम किस फॉर्म में लिख दिए, एन यू के फॉर्म में लिख दिए। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं बच्चों 3 न्यूटन, तो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 3 न्यूटन्स यानी कि 3 न्यूटन, किसकी बात हो रही है, फोर्स की। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एन यू के फॉर्म में लिखते हैं, एन यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों ऊपर मैं लिखता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एन यू के फॉर्म में लिखते हैं, और एन यू बराबर कांस्टेंट, एन यू बराबर होता है बच्चों कांस्टेंट। तो यहाँ से एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, क्योंकि n1 बराबर n1 u1 बराबर n2 u2, क्योंकि एन यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। क्लियर बच्चों। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, और इस तरह से क्वेश्चंस को, इस तरह से हम न्यूटन डायमेंशन के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 8। बच्चों क्वेश्चंस नंबर 8 है कि डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लैटेंट हीट। जी हाँ, जब आप हीट पढ़ेंगे तो हीट में पढ़ेंगे लैटेंट हीट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, है ना, वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे, लैटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट। अभी लैटेंट हीट के बारे में सिर्फ इसकी डायमेंशन फार्मूला पूछा है, तो इसलिए मैं इसकी जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं बात करता हूँ, और बाकी थ्योरी जब हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे एकेडमिक का सीरीज, तो उसमें हम बात करेंगे बच्चों। और एक क्वेश्चन जो है वो CPMT 1978 में पूछा हुआ, और प्लस में IIT 1983 और 89 दोनों में पूछा हुआ है। कब कब पूछा है IIT में, तो 83 और 89 में पूछा है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा, इसलिए मैंने इसको उठा लिया है।
बच्चों लेटेंट हीट की बात करें तो आप पढ़ेंगे कि Q इक्वल टू एम इंटू एल, जहाँ पर m जो है वो मास है और l है वो लेटेंट हीट है और q है वो हीट है। बच्चों जैसे होता है क्या कि बर्फ, बर्फ से बना पानी, पानी से बना वाष्प, तो जहाँ पर फेज चेंज हो रहा था वहाँ पर हम लेटेंट हीट की बात करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर वाष्प से, वाइपर से अगर जलता है तो जलने के बाद जलन ज़्यादा होती है, वही अगर गर्म पानी से सिर्फ जले तो आपको उतना जलन नहीं होगा जितना जलन जलन की आपको वाइपर से, उसके वाइपराइजेशन के जलने से वजह से होता है। क्यों? तो इसके पीछे का रीजन है लेटेंट हीट, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वाटर वेपर का लेटेंट हीट ज़्यादा होता है। किससे? तो जो वाटर जो बॉइलिंग होती है उससे उसका लेटेंट हीट क्या होता है, वाटर वेपर का ज़्यादा होता है। और यही कारण है बच्चों कि वाष्प से जलता है अगर हमारा स्किन, तो उसमें जलन क्या होती है, ज़्यादा होती है। खैर, यहाँ से L इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, L इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन M, और Q क्या है, तो Q है बच्चों हीट, और M क्या है, तो मास है। और पता होगा आपको कि हीट क्या है, तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट के बारे में हम पढ़ते हैं कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही किसका होगा, हीट का होगा। और एनर्जी क्या डायमेंशन, किसके किसके डायमेंशन के बराबर होता है, तो वर्क का। जो वर्क का डायमेंशन होता है वो एनर्जी का होता है, और जो एनर्जी का होगा वो हीट का होगा। क्लियर बच्चों? हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वर्क का डायमेंशन होता है वो एनर्जी का होता है, और जो एनर्जी का होता है वो हीट का होता है। तो वर्क का डायमेंशन पहले अगर अगर आपको एनर्जी का डायमेंशन या हीट का डायमेंशन याद है तो आप या फिर वर्क का है तो आप उसका डायमेंशन लिख दें। अगर नहीं याद है तो क्या करें, तो आप वर्क का डायमेंशन निकालें। वर्क का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन करके बतला रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आपके माइंड में, मतलब कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब बेसिक बातें आप लोग के माइंड में फिर से एक बार रिन्यूअल्स हो जाए। ठीक है, तो फोर्स का होता है बच्चों, क्या होता है डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल T2 इनवर्स, यानी कि एम एल अपॉन टी स्क्वायर। और एस का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो एस का डायमेंशन होता है एल, क्योंकि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों एम एल के पावर 2 टी के पावर 2। तो अब तो हम यहाँ पर Q का डायमेंशन लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो वर्क का डायमेंशन है वही एनर्जी का डायमेंशन, और जो एनर्जी का डायमेंशन है वही हीट का डायमेंशन है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे Q के जगह डायमेंशन क्या लिखेंगे कि एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे में क्या है, मास है, तो मास के लिए नीचे में क्या लिख देंगे, एक m लिख देंगे। तो m से m क्या होगा, मर जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, तो बच गया एल स्क्वायर और t के पावर -2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर -2। बच्चों ये पावर क्यों लिखते हैं, पावर क्यों लिखते हैं डायमेंशन में, तो एक्चुअली ये जो पावर में 0 है, पावर में 2 है, पावर में -2 है, यही तो डायमेंशन बतला रहा है ना। डायमेंशन तो यही बतला रहा है। डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन इज द पावर, डायमेंशन क्या है, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशन जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स का क्या होता है, पावर होता है, जिससे कि हम डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस्ड करते हैं। किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर आप पावर लगा के और उस डिराइव्ड यूनिट की डायमेंशन को आप बता सकते हैं। खैर, तो ये हो गया। इसके लिए आप जब आप हमारा जो लेक्चर यूनिट डायमेंशन का जो हमारा एकेडमिक सेशन का जो लेक्चर जो चल रहा है, एकेडमिक सीरीज का जो लेक्चर चल रहा है, आप उसका जब वीडियो लेक्चर आप देखेंगे यूनिट डायमेंशन का, तो आपको समझ में आ जाएगा यूनिट डायमेंशन का कि ये पावर क्यों होता है, क्यों लगाते हैं पावर। ठीक है, तो इसका जो है वो आंसर क्या आ गया, तो m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर -2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है बच्चों। अब बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चंस। 9th नंबर क्वेश्चंस, वेरी इज एक डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। और ये क्वेश्चंस एक बार नहीं कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को ले लिया है और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक बार नहीं हज़ारों बार कम से कम पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो बच्चों पता होगा कि क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसके बीच में एक फोर्स लगती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो हमें पूछ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो क्या है, जी है, कैपिटल जी। तो यहाँ से कैपिटल जी इक्वल टू आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटा m1 अपॉन m2। अब यहाँ से सॉरी m1 इंटू m2। और यहाँ से एफ के लिए क्या होता है बच्चों, तो एफ का भी जस्ट मैंने ऊपर में लिखा था यहाँ पर डायमेंशन। तो एफ का डायमेंशन होता है एम एल अपॉन टी के पावर 2। आर क्या है बच्चों, तो डिस्टेंस है, जैसे दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और m2। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, दोनों के बीच के डिस्टेंस है r। तो यही r को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या है m1 इंटू m2। और m1 m2 क्या है बच्चों, तो मास है। तो मास की यूनिट क्या होता है kg। तो नीचे में हो जाएगा बच्चों कि kg का स्क्वायर। अच्छा डायमेंशन की बात हो रही है ना, चलिए। तो हो जाएगा ml t के पावर 2 इंटू क्या है बच्चों, आर स्क्वायर। आर क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल। तो ऊपर में हो जाएगा एल का स्क्वायर। नीचे में क्या है बच्चों, केजी। नीचे में क्या है, केजी का स्क्वायर, यानी कि मास का स्क्वायर। क्योंकि देखिए m1 और m2 क्या है, मास है। तो मास का डायमेंशन क्या लिखते हैं, m। तो नीचे में हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखिए इस m से इसका स्क्वायर मर गया, और कहीं मरेगा, नहीं मरेगा। अब बच्चों जब ये m ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा कि m के पावर -1, l के पावर q और t के पावर -2, t के पावर -2। तो यहाँ से बच्चों अब इसको मैच कीजिए कहाँ पर आता है। तो इसमें देखिए m के पावर -1, l के पावर q, t के पावर -2, m के पावर -1, l के पावर 2, l के पावर 3 और t के पावर -2, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है बच्चों। तो बहुत इजी क्वेश्चंस था, बहुत इजी क्वेश्चंस, और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि डायमेंशन फार्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है बच्चों। और एक क्वेश्चन जिपमर में 1997 में पूछा गया है, प्लस में एएफएमसी में 1996 में पूछा गया, और साथ साथ एम्स में भी पूछा गया है 1998 में। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट दिया और इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी। अगर हम लिखें तो डी थीटा अपॉन डी टी, तो थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, तो 1 अपॉन टी का डायमेंशन हो जाएगा टी। टी क्या है, टाइम है, और टाइम का डायमेंशन होता है क्या होता है, कैपिटल टी। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कैपिटल टी इनवर्स। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस यही इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास में कोई क्वारीज हो तो आप हमें क्वारीज कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास कोई भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल का क्वारीज हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, कमेंट करें, देन आपको मैं सोल्व करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है बच्चों, और बाकी अगर आपके पास कोई भी बुक हो, यूएसएस का बुक हो, प्रदीप का हो, या फिर एससी वर्मा हो, कोई भी अगर आपके पास फिजिक्स का बुक हो तो आप उससे क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, क्वेश्चन जरूर लगाए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।